Good morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब क्या सब हुआ है आज तक? सर वो प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज तो हो गए, उसके बाद पहला एक्सरसाइज पूरा खत्म। जी सर तो था ही नहीं इतने। एक मिनट रुकिएगा, पहला खत्म हो गया तो दूसरे पर जाता हूँ। पहले में कोई प्रॉब्लम वॉब्लम नहीं ना आई थी? नहीं सर नहीं तो। अच्छा सवाल सब है और आराम से समझ में भी आता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना इजी पर वो देते थोड़ी ना है सर। नहीं, देते हैं क्योंकि 8 ही नंबर है तो 8 नंबर को ढंग से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक तो बेस वाला 4 नंबर का है और दो उसके नंबर बाद का। टेबल पूछा हुआ है बहुत बार। हाँ कोई बात नहीं, वो भी देख लेते हैं, अभी हमारे पास आएगा। उसको भी खोलेंगे सवाल को, पहले जरा ये तो निकल आए कहाँ चला गया। हाँ अब आया। जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का किया हुआ है, 4+2+1 1 मार्क्स का, हाँ इस जी। तरह से किया है। तो ये आप कह रहे हैं फर्स्ट हमने 16 17 तक कर लिया आपने, ऐसा कुछ कह रहे हैं? मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज। हाँ जी। फर्स्ट एक्सरसाइज कवर एक अप हो गया। सेकंड मैं देखूं। हाँ जी। फिर है मल्टीप्लिकेशन हाँ सर। हाँ हाँ, वो मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले दो चीज आपको समझा दूं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो समझते हैं क्या होता है। ये मतलब कुछ भी कॉमन ना हो, दोनों में कॉमन। हाँ कुछ भी कॉमन ना हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी नल सेट आ जाना चाहिए, है ना, कुछ भी कॉमन ना हो। हाँ जी। और एग्जॉस्टिव मतलब जितने भी छोटे छोटे इवेंट्स हैं उनको जोड़ दीजिए तो उनका तो यूनियन, वो सम बनता है यूनियन मतलब। एन एस के इक्वल हो जाना चाहिए। हाँ जी। कि एन ए फिर एन बी सबको जोड़ दूं तो सारा सवाल इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है कि ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और साथ में इनका यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर है। आज जो अभी कर रहे हैं वो उसमें एडिशन चल रहा था, सेट थ्योरी का बेस था और सेट थ्योरी के बेस पर सब कुछ चल रहा था। यहाँ पर हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का, जिसमें कहता है कि यूजुअली हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो ये था, पी ई ओब्लिक एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ निकाले थे, हाँ जी। वेर पी एफ को जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि नहीं तो यह अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ जी। अब अगर इसको इस तरफ हम क्रॉस कर लें तो ये वाली चीज क्या निकलेगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई ओब्लिक एफ इंटू पी एफ निकल रहा है क्रॉस करने से। सही है? हाँ जी सर, सॉरी मैं ये म्यूट। तो मैंने जस्ट क्रॉस किया है। और अगर इसी में मैं उल्टा लिख लूं, एफ ऑब्लिक ई लिख लूं, तब क्या होगा बच्चे, ऊपर वाली चीज तो सेम तो रहेगा, अपॉन ई होगा। एफ इंटरसेक्शन ई, और ये दोनों इक्वल ही रहता है, नीचे एन एफ पी ई आ जाएगा। ये वाली चीज इस हाँ तरफ से आ जी। जाएगा एफ ऑब्लिक ई में। सिंस ये दोनों आपस में इक्वल है, इसीलिए होना क्या चाहिए, कि इन इक्वेट अगर दोनों। कर दूं अच्छा। तो हमें क्या मिलेगा, पी एफ इंटू पी ई ऑब्लिक एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ, इससे क्या आ गया, एफ ऑब्लिक ई इंटू पी ई कर सकते हैं, और यहां पर आपका इक्वल टू निकलेगा एन, ये पी कर देता हूं, पी एफ ओब्लिक ई। ये दोनों चूंकि इक्वल है, राइट साइड दोनों का इक्वल है, ये देखिए ये वाली चीज जो सेकंड में निकाला हूं और ये वाली चीज जो पहले में निकाला हूं, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। हम्म। तो उस हिसाब से रिजल्ट क्या आया
कि ये दोनों के दोनों मल्टीप्लिकेशन रूल के अंदर आया, वेर PE इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ है और वहां PF इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो PF इंटू PE ऑब्लिक F इसका आ गया आंसर क्रॉस होने से, और इसका आंसर ये आ गया। अब इस तरह के सवाल को हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कहीं PE इंटरसेक्शन F निकालना हो तो PE इंटू PF ऑब्लिक E कर दें या PF इंटू PE ऑब्लिक F कर दें, ये दो में से कर सकते हैं कुछ भी। अब इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल का सवाल आ रहा है, उससे कुछ और ज्यादा एक बार एग्जांपल करना। हाँ हाँ, एक अर्न में 10 ब्लैक बॉल हैं, ये एग्जाम्पल 1 कर रहा हूँ इसका मैं, या 8 समझिए, एग्जाम्पल 8 जो एक्सरसाइज कंटिन्यूएशन में है। 10 ब्लैक है, 5 वाइट बॉल है अर्न में, 2 बॉल्स आप इसमें से निकालते हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन one after other without replacement, one after other without replacement, बिना रिप्लेस किए हुए आप एक एक करके 2 बॉल्स निकालते हैं। और अब मुझे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बीइंग ब्लैक। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, E एंड F को हम डिनोट कर लेते हैं। E events that first and second ball drawn, the first and second ball drawn are black। E है और F है, दो इवेंट मानता हूं, फर्स्ट भी ब्लैक होना चाहिए, फर्स्ट इज ब्लैक, एंड F कहता है सेकंड भी ब्लैक ही होना चाहिए, जैसा कि ये बोल रहा है। वी हाँ हैव, जी, हमारे पास एक सवाल का जो थ्योरम अभी अभी निकाले थे, E इंटरसेक्शन F क्या कहता है, ये दोनों दोनों इवेंट्स में क्या ये कॉमन है? आपको निकालना है और हम्म। PEF निकालना है। अब देखते हैं PE क्या आएगा। यहां से देखिए PE क्या आएगा, पहला बॉल ब्लैक होना चाहिए, 10/15, क्योंकि टोटल तो 15 है, हाँ जी। टोटल इक्वल टू 15, तो पहला ब्लैक होने का 10/15 आ गया, पहला बॉल आपने ड्रॉ कर लिया। और P, जब आप पहला ड्रॉ कर लेते हैं तो अब यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग जाता है, PF ऑब्लिक E क्या होगा। When E is drawn, तो मेरे पास अब बॉल कितने रह गए, ब्लैक वाले में से एक निकाल लिए हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो यहाँ तो 9 ही बचा ना बचे। हाँ जी। और यहाँ भी चूंकि जो निकाल लिए थे वो अर्न में फिर से वापस नहीं डाले, इसीलिए यहाँ पर आपका 14 आ जाएगा। पर ये कहाँ लिखा है सर कि अच्छा अच्छा, हाँ लिखा ठीक है, है, मतलब लिखा है। हाँ एक निकालने के बाद हाँ, दूसरे कंडीशनल निकाल। प्रोबेबिलिटी व्हेन वन इज ऑलरेडी ड्रॉन। अब दूसरा ड्रॉ कर रहे हैं, दूसरा कितने में से ड्रॉ करेंगे, 10 में से एक कम गया ब्लैक, 9 ही बचा, टोटल में हाँ से भी जी। तो एक कम गया, इसीलिए 14 ही बचा। अब अगर मुझको कहता है कि ये निकालो, तो मैं कौन सा फार्मूला लगा लूंगा, पी एफ ऑब्लिक ई के लिए मैं कहूंगा पी ई इंटू पी एफ ऑब्लिक ई। पी ई आपका क्या आया था, 10/15 आया था, यहाँ आप 10/15 लिखेंगे और यहाँ 15। आप बचा हुआ जो 9/14 है वही लिखेंगे। कैंसिलेशन पे देखेंगे कि 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 7 जा ये, और 3 3 जा 9, आपका आंसर क्या आ गया, 3/7। कोई दिक्कत समझने में। नो सर। अब यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही प्ले है कि व्हेन वन बॉल इज ड्रॉन रिमेनिंग आर 9 नाउ आउट ऑफ, यहाँ पर टोटल भी एक से रिड्यूस हो गया, विदाउट रिप्लेसमेंट है इसीलिए, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन रूल लगा करके इसको सॉल्व किया। इस रूल को थोड़ा और भी आगे बढ़ा सकते हैं जब मोर देन 2 इवेंट्स हों। यहाँ तो 2 ही इवेंट है बच्चे,
अब जरा मोर देन टू इवेंट्स में इस बात को आगे, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन टू इवेंट्स। अगर मोर देन टू इवेंट्स हो, जैसे कि इसमें इसने 3 इवेंट्स मान लिया ई एफ जी, तो वो मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है कि अगर आप इस चीज को इस तरह लें, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, 3 इवेंट्स मान लिया, तो इसको अगर पर बारी जैसे बारी। एक पूछनी थी पिछले वाले में, मतलब जब ऐसे पिछला एग्जाम्पल था तो जैसे हमारी क्लास में भी थोड़ा सा हुआ था जो मैंने सुना था, हम्म। उन्होंने ना एग्जाम्पल के लिए दो में डिवाइड कर दिया था कि अगर क्वेश्चन, मतलब ऐसे होगा कि अगर क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है जैसे इसमें, हाँ हाँ, देखिए तो विदाउट वो रिप्लेसमेंट को। डिपेंडेंट हो गया, मतलब क्योंकि वो फिर कंडीशनल हो गया। बट हाँ, अगर विद रिप्लेसमेंट लिखा है तो फिर उसका इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट हुई ना। बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा उस केस में। अभी तो आप अच्छा। रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए टोटल भी घट गया और इसमें से भी एक घट गया। लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो वो नॉन एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाता है और वो फिर चलता रहता है, उसी में से बार बार डालते जाएंगे तो कभी घटेगा ही नहीं प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी घट रहा है, वो इसीलिए घट। अब 3 के लिए मैं इस बात को कर रहा हूं, तो कैसे कैसे लिखेंगे जरा बताएं। पहले तो एक ई के साथ लीजिए, पी ई इंटू पी एफ ऑब्लिक ई। फिर हम लोग हाँ जी। इनटू, और क्या करेंगे दूसरे पार्ट में, मतलब मैं दो इसको अलग रख रहा हूं और इसको अलग रख रहा हूं, तो इस बार क्या आ जाएगा, पी जी ऑब्लिक ई इंटरसेक्शन पी इंटू पी, यहाँ पे जी डालता हूं और यहाँ पर मैं ई इंटरसेक्शन एफ को एक अलग इवेंट मान लेता हूं, ऐसे करके स्प्लिट कर देता हूं। ठीक है। हाँ और ऐसे केस जी। में ये तो यही रहेगा, और इसको इन्होंने पी ई पी एफ ऑब्लिक ई को एज इट इज रखा और इसको पी जी अपॉन पी, ये बात सेम रखेंगे, इतनी बात तो वही रखेंगे, और यहाँ इसके लिए लिख देते हैं जी ऑब्लिक ई एफ, ऐसा कुछ सिंबॉलिकली लिख देते हैं। अब इस पर सम सम लोग लेते हैं, जहां पर मुझे इस तरह के 3 3 इवेंट्स एक साथ दिखाई देंगे, उसको देखता हूं। ये देखिए 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, और हर केस में विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट कहेगा तो पहली वाली ही थ्योरी लगेगी। फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल 52 कार्ड्स है, और 3 कार्ड इस बार ड्रॉ कर, 52 कार्ड्स टोटल हो गया, और हम 3 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, 3 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं सक्सेसिवली। अब मुझे जो प्रोबेबिलिटी पूछ लिया है, दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड थर्ड कार्ड एक्का हो, पहले 2 कार्ड किंग किंग और ए, ऐसा कुछ करना है। फर्स्ट 2 कार्ड्स किंग हो और थर्ड कार्ड यस। एक्का हो। तो अब इसमें देखिए कि अगर मैं इनको वैसे ही मान लूं तो मुझे पी के ए निकालना है। हाँ जी। अब पी के ए में पी के की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, किंग की प्रोबेबिलिटी कितना आता है बच्चे, कितने किंग होते हैं 4, और टोटल है 52। हाँ जी। ये तो हो गया पहला ड्रॉ का। लेकिन आप दूसरे ड्रॉ पे क्या देखेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो अगला जो किंग ड्रॉ होगा, 4 में से एक कम गया और 52 में से एक और कम गया, टोटल में से भी एक कम गया, 3/51। सो इसको हम लोग पी के कह सकते हैं, इस वाली प्रोबेबिलिटी को पी किंग और फिर से किंग कह सकते हैं। ये हमने 3/51 लिख दिया, और ये हमने पहला लिख दिया, फर्स्ट ड्रॉ सेकंड ड्रॉ, ये हो गया। अब एक के की बात आती है। अब हमको फोर क्या बाय करना है कि फिफ्टी। पी ए के और के करना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए क्या किया जाएगा, 4 तो एक का पूरा मौजूद है, और वो कार्ड 50 ही बच गया, टोटल में रिडक्शन हो रहा है, लेकिन एक के खेल में अभी कोई रिडक्शन नहीं हो रहा, तो ये तीसरा आया, तीनों कार्ड अब ड्रॉ हो गया। अब अगर आप आंसर लिखेंगे पीके के ए का, तो इसका आंसर क्या डलेगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से 4/52 इंटू 350। थ्री 51।3/51 इंटू 4/50 को इवेल्युएट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा।
ये 13 आया, ये 3 से 17 आया, और ये 2 से 25 आया। 25। मतलब कहने का 13 इंटू 17 इंटू 25 2 अपॉन आएगा। अब ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे, जो भी आता है वो आंसर लिख देंगे। तो इसको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा नंबर आ रहा है। तो अगर इसको देखें तो लिखा कैसे गया, ये वाली चीज इनटू ये वाली चीज और इनटू ये वाली चीज, तीनों प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया गया। एक बार पी के पहला कार्ड के लिए, फिर दूसरे कार्ड के लिए पी के दोनों कार्ड किंग ही होना चाहिए, और फिर पी ए के ये 3 इवेंट था। तो एक्का को मैंने प्रायोरिटी दिया, दूसरे किंग को प्रायोरिटी दिया, और इसको दिया। ये चीज हमने कैलकुलेट किया है, जो आपको आंसर के फॉर्म में यहाँ मिल गया। तो ये भी इवेंट सब समझ में आ रहा होगा। ये तो हुई बात मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसके बाद हम किसी इवेंट्स को कैसे चेक करें कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो उसको जरा थोड़ा सा थ्योरी को समझते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या मतलब है। एक ड्रॉ करिए कोई चीज, कहता है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स है इन विच एलिमेंट्री इवेंट्स आर एज्यूम्ड बाय इक्वली लाइकली, मतलब कुछ भी हो सकता है। ई और इफ एफ डिनोट्स द इवेंट्स, द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड एंड कार्ड ड्रॉन इज ए का। ये देखिए दोनों के दोनों अलग इवेंट्स दिख रहे हैं। ई और एफ को कैसे मान रहा है, कार्ड्स का गेम है फिर से, 52 कार्ड्स का, प्लेइंग कार्ड्स का। कार्ड्स ड्रॉन इज, पहली बार में क्या बोल रहा है, कार्ड्स ड्रॉन इज स्पेड, सही है। फिर कार्ड ड्रॉन इज कार्ड एस। ड्रॉन इज एक्का। अब इसमें स्पेड का एक्का भी तो होता होगा। हाँ जी। तो उस बात को ठीक से समझना है कि अगर प्रोबेबिलिटी ई की निकाली जाए तो वो आएगा 13 स्पेड्स होते हैं 52 में से, 1/4 आएगा। अगर एफ का अलग से हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो एक के 4 होते हैं आउट ऑफ 52, 1/13। यहाँ पर 52 हमेशा मौजूद है, ये कम नहीं रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट का प्ले नहीं है। अगर मैं कहूं स्पेड का एक्का, वो भी निकालिए, ई भी हो और इंटरसेक्शन एफ भी हो। स्पेड का एक्का, स्पेड का एक्का एक ही होता है, और आउट ऑफ 52 में से ये हो गया स्पेड का एक्का। कोई दिक्कत समझने में। अब अगर मुझे कहे कि ई ओब्लिक एफ निकालिए, तो क्या लिखेंगे आप, फॉर्मूला बताइए। पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ लिखते थे, याद होगा। हाँ जी। पी ई इंटरसेक्शन एफ में आपको 1/52 दिख रहा है, और पी एफ में आपको 1/13 दिख रहा है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/52 इंटू 13/1 मुझे 1/4 दिख रहा है। हाँ जी। तो आपने ये चीज शो किया कि पीई 1/4 आ गया, जो पीई ओब्लिक एफ है ये वाली चीज इसके इक्वल आ गया, पीई इक्वल टू पी ई ओब्लिक एफ आ गया, दोनों 1/4 आ गया। और अगर एफ ओब्लिक ई करें तो जरा बताएं क्या आएगा। एफ ओब्लिक ई वो करेंगे तो ऊपर तो वही रहेगा 1/52, 1/52 और नीचे पीई की अपॉन प्रोबेबिलिटी फोर आप बाय नहीं, देंगे 1/13 होगा। 1/13 होगा। अब इसको भी ठीक करें तो 1/52 इंटू 13/1 क्या दिखा आपको, 1/4 दिखा। ये पी एफ के इक्वल आ गया, 1/13 आया ना, वन बाई हम्म। फोर आया। यहाँ पर 1/4 आएगा बच्चे, सॉरी। तो 4/13, 1/13। इस बार आपको क्या दिखा, ये एफ के इक्वल आ गया, पी एफ के इक्वल।
So what do you observe that PF 1 by 13 shows that occurrence of event E has not affected the probability of occurrence of F. किसी एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी अगर दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर कोई असर नहीं डालता, हम उसे कौन सा इवेंट बोलते हैं? सीधा सीधा डेफिनेशन independent. क्या लिखेंगे? इफ द अकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर, तो ऐसे इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे। दो इवेंट्स हों, इनमें से एक की प्रोबेबिलिटी का दूसरे के प्रोबेबिलिटी पर जब कोई असर नहीं पड़ता हो, तो आप उसे इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। और इस केस में एक फॉर्मूला इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करने का आता है कि पीई इंटरसेक्शन एफ निकालें, और अगर वो पीई इंटू पी एफ के इक्वल हो जाए। क्या निकालें? ये निकालें, और अगर ये इसके इक्वल आ जाए तो आप क्या कहेंगे? ई एन एफ आर Equal. इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इक्वल नहीं। Sorry. Independent. हाँ जी हाँ जी। तो आपको ये हर नीचे केस में देख। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गया कि व्हेन द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द अदर। एंड हाउ विल यू चेक दिस इज इंडिपेंडेंट और नॉट? पीई इंटरसेक्शन एफ निकालिए, अगर वो पीई मल्टीप्लाइड बाई पी एफ के इक्वल हो जाए, ये फॉर्मूला है, इसे आप पूरे एक्सरसाइज में यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। पीई इंटरसेक्शन एफ अगर पीई इंटू पी एफ के इक्वल हो जाता है, तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। समझ गए डेफिनेशन? Yes sir. और अगर वो नहीं है इक्वल, रिमार्क्स में दे रहा है चीज को, थियोरेटिकली समझा रहा है कि दो इवेंट्स ई एंड एफ आर सेड टू बी डिपेंडेंट। ये तो इंडिपेंडेंट के लिए हुआ, इंडिपेंडेंट के लिए क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू पीई इंटू पी एफ हो, देन ई एंड एफ आर डिपेंडेंट इवेंट्स, तब उनकी प्रोबेबिलिटी दूसरे को असर करेगा। समझ रहे हैं? हाँ सर वो वाला आ गया था। हाँ, वो नॉर्मल वाले केस जो पीछे चल रहा था। अब यहां पर कहता है कि समटाइम्स देयर इज ए कंफ्यूजन बिटवीन इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। टर्म इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी से मतलब रखता है, डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है वो सेट की तरह होता है, जिसमें दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स ना हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इवेंट सबसेट ऑफ एन एग्जांपल ऑफ स्पेस, वो सेट की तरह होता है। यहाँ प्रोबेबिलिटी का खेल आता है, दोनों की अलग अलग मीनिंग है। कभी ये मत समझिएगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट में हम प्रोबेबिलिटी का गेम देखते हैं और यहाँ हम सेट का कॉन्सेप्ट लेते हैं, कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। Two experiments are said to be independent if for every pair of events E and F, where E is associated with the first experiment and F is the second experiment, PE intersection F अगर PE into PF के इक्वल हो जाता है, आपने उसे इंडिपेंडेंट कहना है। चलिए अब हम इस बात को खत्म करते हैं। ये दो नहीं, तीन के बीच में भी लागू हो सकता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे इवेंट्स ले लें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाना चाहिए इसको? तीनों के तीनों A into इंडिपेंडेंट होंगे जब पी B ए है। इंटू पी बी इंटू पी सी। यहाँ खेल प्रोबेबिलिटी का चल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये इक्वल हो जाता है तो आप कहेंगे ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे चलते हैं थोड़ा सा सवाल के ऊपर। 10 नंबर एग्जाम्पल देखिए। कहता है एक डाई आपने फेंका और E is the event, the number appearing is a multiple of 3। E डाई फेंका गया है, डाई का जो सैंपल स्पेस होता है वो सबको पता है कि 6 तक ही होगा और एक ही डाई है, तो यहाँ रुक जाएगा। यहाँ कहता है मल्टीपल ऑफ 3, ई में दीजिएगा कौन कौन सा, 3 और 6 बस। एफ में कह रहा है मल्टीपल ऑफ E1, यहाँ पर E1 का दे रहा है 2, 4 और 6, E1 वाला आ गया।
कहता है देन फाइंड वेदर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो क्या कहा था हमने, पहला केस करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, निकालेंगे। क्या मिल रहा है आपको, खाली 6 मिल रहा है। हाँ जी। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ई का करूं तो बच्चे मुझे 2/6 मिल रहा है, 1/3। 1/3। अगर मैं प्रोबेबिलिटी एफ का करूं तो मुझे ये 3/6 1/2 मिल रहा है। आप अगर यहाँ कैलकुलेशन देख रहे हैं तो P इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE इंटू पी एफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी हाँ करते जी। हैं तो ये आपका 1/6 आ रहा है। तो ये इससे इम्प्लाई हो रहा है, ये इससे, और मैं जब चेक कर रहा हूं तो क्या पाता हूं कि इनका प्रोडक्ट इसके इक्वल आ रहा है। ये वाला 1/6 है, दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2। हमको दोनों तरफ 1/6 मिल गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब यहाँ इसी एग्जाम्पल में आपको, जो वहां वो कंफ्यूजन की बात कर रहा था कि अगर आप ऐसा सेट बना लेते हैं तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये सेट ए है, ये बी है, और ये सैंपल स्पेस है। तो यहाँ पर क्या सब दिखेगा आपको, 6 कॉमन दिख रहा है। हाँ जी। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का कतई ये मतलब नहीं होता कि उनके बीच कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। देखिए कॉमन आ रहा है पर इंडिपेंडेंट है। तो मतलब कॉमन भी आ जी, सकता है। तो दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। इसलिए मैं वहां जो डिस्कस कर रहा था वो यहाँ इसी एग्जांपल में क्लियर हो गया कि यहाँ पे इसने 2 4 6 दिया तो 2 4 इसमें लिखा जाएगा, 6 यहाँ। यहाँ पे तो सब कुछ लिखा जाएगा ना, 1 3 और 5 भी लिखा जाएगा और 6 लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 सबके सब लिख दिए, 1 2 3 4 5 6। लेकिन देखिए ये अगर आप देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन भी नल सेट नहीं ना है, एक सेट है, हाँ 6 जी। है। मतलब कहने का यहाँ पर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है पर इंडिपेंडेंट है। सो दोज थिंग्स कैन नॉट बी कंफ्यूज्ड कि दोनों एक ही चीज होता है। और सवाल भी समझ में आ गया। सवाल आसान था। एग्जाम्पल 11 देखिए जरा पढ़ के क्या कह रहा है। एक आपने डाई को, अच्छा डाई को 2 बार फेंका है। डाई 2 बार फेंकेंगे, इवेंट्स की काउंटिंग जो होगी वो 36 हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा, हाँ जी। क्योंकि डाई का खेल है, ट्वाइस में है, 2 टाइम्स। सो टोटल 6 टू द पावर 2 हो गया। अब मुझसे पूछता है ए बी ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। ए को मान रहा है, और ये सब लिखिएगा ठीक से, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। बी मान रहा है ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। चेक इंडिपेंडेंट है कि नहीं। अब हमें ए और बी की इंडिपेंडेंसी चेक करनी है। बताएं जरा कि ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो में कितना बन जाएगा। जब आप बनाएंगे कॉलम तो 1 3 और 5 वाला फर्स्ट थ्रो में आएगा। फर्स्ट पे, सेकंड पे कुछ भी हो सकता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। ऑड नंबर में 18 ऐसे आपको दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 दिखेगा। ऑड नंबर फर्स्ट पे ले रहा हूं खाली बस, ठीक है ना। 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 कितने आ गए बच्चे। ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट के लिए मुझे 18/36 आ गया। सो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी को लिखूंगा पी ए इक्वल टू 18 ऐसे हैं जिसमें ऑड नंबर फर्स्ट पे आ रहा है और टोटल 36 है, मुझे मिला हाफ। अब ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो, सेकेंड थ्रो में ऑड नंबर मतलब ये 1 1 2 1 3 1, ये भी आपको वैसे मिलेगा 4 1 5 1 6 1 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 और 6
3 सेकंड पे आ रहा है, और ऐसे ही 1/5 वाला आएगा 6 तक। तो ये भी आपका बी का भी प्रोबेबिलिटी वही 18/36 आ रहा है, दैट इज 1/2। आपने बी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ए की भी निकाल ली, और अब दोनों पे ऑड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। दोनों पे ऑड देखिए किस किस में हो रहा है। एक 5/5 वाला भी है, दो, कितने मिल रहे हैं आपको? सो 3 3 5 5 और 1 3, हाँ 1 5 5 3 भी तो होगा फिर। अभी ले रहा हूँ। 5/3 कहाँ गया, यहाँ गया। 5/1 भी होगा, दोनों पे ऑड। तो 3 3 6 3 1 कितना आ 1 गया? 1/1 भी आएगा, 3/1 भी आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया है ना। हम्म 9/36, जो दोनों पे पी ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है। 9/36 1/4 आ गया। अब आप देख लीजिए, फिर से वही नहीं हो गया। 1/2 इज इक्वल टू 1/4। क्या दिखाया आपने? पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी बी के इक्वल दिखा दिया। हम्म ये भी वे 1/2, ये भी इंडिपेंडेंट। 1/2, ये भी 1/2, 1/4। यस, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट चेकिंग का एक क्वेश्चन, एक नंबर का बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब चलते हैं थोड़े क्वाइन के ऊपर काम करने के लिए। इसको हटा दूं। हाँ जी सर। एग्जाम्पल 12 देखिए। ये आपको कह रहा है 3 क्वाइन फेंका आपने, तो आपको सैंपल स्पेस इस बार बना देता हूं। एच एच टी एच टी एच, 800। हाँ एच टी टी, फिर टी 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 एच टी एच टी टी एच एच। मेरे पास 8 आ गए, 2 to the power 3 होना चाहिए। 8 आ गया, 3 क्वाइन को फेंका है। अब इसने अलग अलग से 3 इवेंट्स लिए। ई को कुछ माना, एफ को कुछ माना, और जी को कुछ माना। देखिए 3 इवेंट्स में ई एफ जी को क्या मान रहा है। ई 3 टेल्स 3 हेड्स, ई मान रहा है 3 हेड्स को, 3 हेड्स। एफ वाले को मान रहा है एफ 3 हेड्स और 3 टेल्स, ई में ही डाल दिया। और ये ई में डाल दिया। एफ में कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड्स, सही है। और जी में कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड्स। अब आप देखिए 3 हेड्स और 3 टेल्स में 1 और 2, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिखेगा मुझको, नहीं। हाँ जी सर। तो कितनी 3 वो प्रोबेबिलिटी तो। आ गई? 2/8, 1/4 ई की प्रोबेबिलिटी आ गया। हम्म प्रोबेबिलिटी एफ में कहता है एटलीस्ट 2 हेड्स, 2 हेड्स हो या 2 से ज्यादा हो। 1 2 3 और 4, कितना मिल गया? 4/8। हाँ जी। मैं वो सेट नहीं लिख रहा हूँ, सेट आप अपने आप बना लीजिएगा। सेट भी बनाना जरूरी है। और पीजी में जाइए, यहाँ क्या दिख रहा है आपको? एटमोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2। ये जीरो बोला हेड, है एट मोस्ट है। जीरो हेड, 2 हेड, 1 हेड, ये हाँ एक और होगा। ये भी होगा। THT मेरे ख्याल से बहुत सारा होगा इसमें, सेवन या बाय तो एट हो गया ना, एक को छोड़ के, क्योंकि एक को एक ही छोड़ 3 के वाला। सारा आ गया। अब इसने मुझे सारा कुछ करने के लिए कह दिया। अब हम ई एफ में देख लेते हैं, एफ जी में देख लेते हैं, और ई जी में कॉमन देख लेते हैं। अब इसके लिए सेट बनाना जरूरी था, जो मैंने थोड़ा सा स्किप कर लिया है। पी ई इंटरसेक्शन एफ में देखिए क्या सब आ रहा है। पी ई इंटरसेक्शन एफ जब आप करेंगे तो वो 1/8 आएगा। करके देख लीजिएगा, क्योंकि सेट हमें बनाना जरूरी था, वो हमने नहीं बनाया। पी ई इंटरसेक्शन जी में देखिए, वो भी 1/8 आएगा।
और पी एफ इंटरसेक्शन जी में देखिए वो कुछ ज्यादा आएगा, 3/8 आएगा। अब अलग अलग से एक एक को देख लीजिए कि पीई इंटरसेक्शन एफ पीई इंटू पी एफ के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 1/4 इंटू 1/2 आ गया 1/8 के इक्वल। हाँ जी सर। ई और एफ इंडिपेंडेंट यहां साबित हो गया। और अब हम्म, एफ और जी को चेक करिए। ये भी। एफ और जी को चेक करके देखिए, इसने जिसके लिए पूछा था वो सब इंडिपेंडेंट आपका नहीं आएगा, सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट आएगा। पी एफ इंटरसेक्शन जी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। पी एफ इंटरसेक्शन जी इज नॉट इक्वल टू पी एफ इंटू पी जी, करके देख लीजिएगा। मत हाँ, तो इट्स इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट नहीं है। और ये भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ई पी ई इंटू पी एफ के इक्वल ये नहीं आएगा। इज नॉट इक्वल टू पी इंटू पी एफ पी जी, ये भी आपका इंडिपेंडेंट होगा। सिर्फ पहला वाला 1/4 इंटू 2 1/8 ये हमारा मेंटेन हो गया, बाकी जो नहीं था नहीं आया। हमने लिख दिया कि ये दो तो इंडिपेंडेंट हैं, बाकी सब इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब इन्होंने एक थोड़ी सी थ्योरी समझाई है, हालांकि ये सब कुछ समझना सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट जितना अच्छा रहेगा वो बात ठीक बनेगी, क्योंकि कई बार पी नॉट ए पी नॉट बी की बात करता है। तो देखिए जैसा कि सेट के हिसाब से शेडिंग किया हुआ है, नॉट ए नॉट बी को ही दिखा रहा है। इस थ्योरम को थोड़ा समझते हैं। क्या है थ्योरम कि E and F are independent events, then so are the independent E if, ये थ्योरम ये कहता है कि if E and F are independent, अगर दिया है तो then E कॉम्प्लीमेंट और F कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट ही रहेगा। सर क्या ये ये E समझिए। ई एंड एफ का कॉम्प्लीमेंट, एफ का कॉम्प्लीमेंट नॉट एफ होता है ना, हाँ जी। then so are the events E and F complement, then E and F complement are also independent। ये आपको प्रूफ करना है और ये गिवन है। अब जरा इसको डायग्रामेटिकली समझ लें, क्योंकि हमारे लिए वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं इसको S मानता हूं और दो सेट को कुछ इस तरह बनाता हूं, E और F को, ये वाला E है और ये हमारा F है। जो E इंटरसेक्शन F है वो तो ये हिस्सा है जो कॉमन हाँ है जी। दोनों में। ये वाला हिस्सा क्या है? E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट है। F कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो F में नहीं हो। F कॉम्प्लीमेंट मतलब वो जो E में है F में नहीं है, याद करिए। यस सर। वो जो E में है F में नहीं है, वो ये हिस्सा आया जिसको मैंने ग्रीन से सॉरी येलो से किया। ये E इंटरसेक्शन F आया। इसी तरह इसको क्या कहिएगा? E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कहिएगा इसको, बाकी वाले को। इस वाले को क्या कहिएगा? हाँ जी। E नहीं, ई कॉम्प्लीमेंट डैश। इंटरसेक्शन F। ये जो F में है और E में नहीं है, ये वाले को मैं थोड़ा ऐसे ऐसे कर देता हूं। सही है। ये दोनों बातें तो हम उसके हिसाब से, सेट के हिसाब से समझ लिए। और हाँ जी बाकी सर। जो बच गया वो क्या है?
कहता है बाकी जो बचा वो ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट है। बाकी जो व्हाइट वाला पोर्शन बच गया वो सब क्या है, ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट एफ है। कॉम्प्लीमेंट। ये सारा व्हाइट वाला जो अब बच गया वो सब ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट है, वो सब के सब सेट ए का पार्ट है। अब जरा बारीकी से समझें कि इन्होंने दे रखा है ये इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो इसके हिसाब से क्या थ्योरी आता है बच्चे, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी इंटू पी एफ आता है, क्योंकि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है। सिंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसीलिए ये होगा। और अब कहता है वेन डायग्राम से ये क्लियर है कि ई इंटरसेक्शन एफ एंड ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देख लीजिए डायग्राम, ये और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है। क्या सर फ्रॉम वेन डायग्राम क्या दिख रहा है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ई इंटरसेक्शन एफ एक अलग खेल है एंड ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट अलग है कि नहीं पूरा। हाँ जी। वो दोनों के दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट आएगा, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और यही बात इधर भी होगी, है ना। हाँ जी। तो अगर ऐसा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ऑल्सो ई इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, और ई जो बनता है वो इन दोनों के यूनियन से ही बनता है। ये भी देख लीजिए, ऑल्सो ई इक्वल टू इन दोनों को मिला के आता है, ई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों को मिला के क्या बन जाता है बच्चे, सेट ई बन जाता है। कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं सर, तो मैं अभी समझ रही हूँ। समझ लो। मैं ये कह रहा हूं पूरा ई बनाने के लिए आपको इसको और इसका हाँ हाँ। यूनियन करना पड़ेगा। हाँ और जी। फिर हाँ मैं ये जी। कह रहा हूं कि ये दोनों के दोनों आपस में एकदम से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कोई अभी तक तो डाउटफुल केस है ही नहीं कोई। तो अब मैं इसी से चलूंगा जो मैंने यहां लिखा है। मैं कहूंगा अगर प्रोबेबिलिटी ई की निकालें, अब मैं आ रहा हूं प्रोबेबिलिटी पर, दैट इज इक्वल टू, आप वो फॉर्मूला याद करें कि ये दोनों के दोनों का यूनियन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये होगा। आप कहिएगा यूनियन में तो हम बड़ा फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन यहां जब ये नल सेट है दोनों के दोनों, तो इन दोनों में वो तो लगेगा नहीं यूनियन वाला, ए और बी वाला। याद करिए आप करते थे क्या, पी ए यूनियन बी इक्वल टू, याद करिए सेट में क्या लिखते थे, अभी अभी 11th में पढ़े थे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी करते थे। लेकिन यहां ये चीज जीरो है, क्योंकि मैं कह रहा हूं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, देख लीजिए। सो ये तो कुछ होगा ही नहीं, फिर यही दो चीज जुड़ेगी और उससे यूनियन आ जाएगा। तो मैंने पूरा ई बनाने के लिए इन दोनों का सिर्फ यूनियन ले लिया है। कोई डाउट, नो सर। अभी तक कोई डाउट नहीं। और अब मैं लिखता हूं पीई इंटरसेक्शन एफ को एक तरफ लाता हूं, देयरफॉर पी ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, किस में से क्या घट जाएगा, पीई में से पीई इंटरसेक्शन एफ
घट जाएगा। बस खाली ट्रांसफर किया हूं इधर से उधर। क्लियर है? हाँ जी सर। और अब ई और एफ इंडिपेंडेंट था तो मैंने क्या लिख रखा है उसके लिए? इसके लिए मैं लिखूंगा पी ई, पहला पार्ट तो वही रखूंगा, और इसके लिए लिख दूंगा माइनस पी ई इंटू एफ। क्यों लिखूंगा? फ्रॉम फर्स्ट। ये देखिए इससे लिखूंगा ये, इसके लिए। अब इसमें से अगर पीई कॉमन ले लेते हैं आप तो क्या निकला ये? पीई जैसे ही कॉमन लेते हैं ब्रैकेट में 1 माइनस पी एफ निकला। हाँ जी। 1 में से पी एफ अगर घटा लीजिए तो क्या निकलता है? पी एफ का कॉम्प्लीमेंट निकलता है। हाँ जी। हाँ जी, तो पी तो ई आपने इंटू। क्या प्रूफ कर दिया कि पीई इंटू पी एफ का कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स आपने ये दोनों का इंटरसेक्शन इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल शो कर दिया। देयरफॉर ये दोनों के दोनों भी क्या हो गए? हेंस ये ई इंडिपेंडेंट है। एंड एफ डैश आर ऑल्सो। बट अगर एफ डैश इंडिपेंडेंट है ई के साथ, तो इसका तो ये तो मतलब कुछ नहीं होता कि ई और एफ भी होंगे। ये मैं सिर्फ ई और कॉम्प्लीमेंट की बात है एफ हाँ, के। आपको वो दे रखा है ऊपर कि वो ऑलरेडी है, इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल कर नहीं रहा हूँ। सर, वो तो ऑलरेडी है। सपोज किसी चीज के बाद हम निकाले कि ई और एफ कॉम्प्लीमेंट जैसे, इंडिपेंडेंट है तो ई और एफ हाँ, भी इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा? तो कन्वर्सली। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट है तो फिर एफ भी होगा। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है। और ये बात आप उसके लिए भी शो कर सकते थे, इसके लिए भी। ई कॉम्प्लीमेंट एफ के लिए अभी आपने ई और एफ कॉम्प्लीमेंट के लिए किया। अब आप ई कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन एफ के लिए भी इसी तरह से सारा कुछ कर सकते थे, लेकिन ये कभी कभी थियोरेटिकली आपको एस्टेब्लिश करने के लिए पुश होता है। हाँ जी सर। तो ठीक है। इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। फिर ये कह रहा है कि ई एंड एफ इंडिपेंडेंट हो तो इवन ई डैश एंड एफ इंडिपेंडेंट हो सकता है, और इवन ई डैश एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट हो सकता है, और ऑल्सो इंडिपेंडेंट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, देन ई कॉम्प्लीमेंट और एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट प्रूफ किया जा सकता है। एक तो ये थ्योरी था इसके अंदर। अब एक दूसरी थ्योरी की बात और कर लेता हूँ, एक ही है बस, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। इसमें खाली इंडिपेंडेंट की चर्चा है। कहता है एग्जाम्पल 14, इसको समझें जरा। सवाल है, ए एंड बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए एंड बी आर, ये दिया हुआ है आपको। क्लियर? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ at least one A or B is given by probability of at least one of A and B. At least one of A and B is given by P 1 - A intersection B is given by 1 minus P A 1 - complement. हाँ, 1 minus P A complement, 1 minus P A complement into पी बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको एस्टेब्लिश करना है। अब आपको कहता है कि यूनियन ही तो पूछ रहा है, एटलीस्ट किसी दोनों में से कोई एक, आइदर ऑफ, इसको यूनियन ही बोलते हैं, इसका मतलब यही हुआ। ये आप सेट के फार्मूले से क्या देते थे, अभी अभी लिखा था, पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिखते थे। ठीक है बाबू। हाँ जी सर। अब ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, इसीलिए इसके लिए आप पी ए इंटू पी बी लिख दीजिए और सब कुछ को वही रखिए।
यहाँ लिख दीजिए सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देयरफॉर, इस इंटरसेक्शन के लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया जो हमने पहले एस्टेब्लिश कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से हम लोग पी ए को एज इट इज रखते हैं और यहाँ से पी बी ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस पी ए बच गया, देख लीजिए। अब आप ये चल रहे हैं ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए तो लिखे ही हैं, प्लस पी बी कॉमन लिए हुए हैं, और 1 माइनस पी ए को क्या लिखिएगा, पी ए का कॉम्प्लीमेंट लिखिएगा। ठीक है। हाँ जी सर। और अब आप क्या करिए कि 1 माइनस पी ए का कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेकर 1 माइनस पी बी लिख दीजिए। 1 को क्या कर दीजिए 1 माइनस पी ए के लिए 1 माइनस पी ए का कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए, और इसके लिए भी ये फार्मूला डाल रहा हूँ, और पी बी इंटू पी ए का कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए। लिख सकता हूँ। यस सर। और इसके बाद कहता है 1 माइनस पी ए कॉमन ले लिए इन दोनों में से, पी ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहां से अगर कॉमन ले लें पी ए कॉम्प्लीमेंट तो पी बी ही बचेगा ना, 1 माइनस पी बी बचेगा। और 1 माइनस पी बी को लोग क्या कहते हैं बच्चे, पी बी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी। तो ये पी ए का कॉम्प्लीमेंट तो इधर आ ही गया था, और 1 तो माइनस पी बी मतलब पी बी का भी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो प्रूफ हो गया। आपने ये प्रूफ कर दिया। ये कभी कभी छोटा मोटा प्रूफ आ सकता है करने के लिए, और इस पर सम्स भी हो सकते हैं। ठीक है यस बच्चों, तो सर। जो भी इसमें थियोरेटिकली चीजों को मजबूत करना था वो हमने कर दिया। अब सवाल पर जाने की बारी आती है। पहला सवाल पढ़ के देखें, अपने आप करने की कोशिश करें। पी ए 3/5 है, बहुत सस्ता सवाल है। हाँ जी। और वो पीपी 1/5। ये 3/5 है, पी बी आपका, और वही इंडिपेंडेंस चेक करना होगा। ये तो बहुत ही इजी सा सम है, 1/5 है। और हमें कहता है कि फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी। इसके लिए तो आपने वही फॉर्मूला पढ़ा है, इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी होना चाहिए। हाँ जी। सो हम 3/5 इंटू 1/5 मतलब 3/5 बार 20। कर लिख दो। कोई दिक्कत नहीं आई आपको? अगला सवाल आप खुद पढ़ के करें और हमें बताएं कर सकते हैं कि नहीं। गिवन अ पैक ऑफ 52। अच्छा, तो 52 कार्ड्स हैं। Two cards are drawn at random without replacement जो फिर विदाउट from a रिप्लेसमेंट pack सब में of। आएगा, सब में आप हम्म। देखिएगा विदाउट रिप्लेसमेंट का ही खेल आएगा इसमें। तो पी ए मतलब उन्होंने कहा है प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड्स आर ब्लैक। दोनों के दोनों ब्लैक कार्ड हैं, तो पहला तो कार्ड नहीं, जो ब्लैक होगा वो 26। 26/52 और फिर 26 अपॉन 25 बाई 52 फिर 25 25 इंटू, हाँ, 51। 25/51 है ना। नो, तो आपको कुछ बाकी मुश्किल से लग नहीं रहा, कुछ मुश्किल नहीं लग रहा आपको, आराम से कर सकते हैं। अगले सवाल पे जाइए। फिर है बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 randomly selected oranges drawn without probability containing 5 out of 12 are good. Okay, तो पहला तो 12/15 होगा। उसके बाद 11 बाय, क्योंकि आप विदाउट रिप्लेसमेंट चल रहा है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए सवाल को। 11/14 होगा फिर, हम्म, और फिर 10/13 इंटू कर देंगे सर। तो कितना आ गया 12/15, 11/14, 10/13, सब चार जोड़ बाय जाड़ के आ ही पांच जाएगा, वो आ जाएगा आपका
इसको मैं मिटा देता हूँ पहले वाले को। एक बार तो 12/15 किए, एक बार आप 11/14 किए, एक बार 10/13 किए। सर 3/5 4/5 5 वहां से कट, हाँ यही कह रहे थे मैं 7 से, हाँ तो 44, 91। 91। ये सब आसान सवाल फिर है। फिर कॉन्सेप्ट इसलिए थोड़ा सा टाइम ले लेता हूं मैं, ताकि वो समझ में आ जाए तो फिर सवाल समझने में दिक्कत नहीं होती। Fair coin and unbiased die are tossed. Let A be the event. Head appears on the coin. एक एक ही कॉइन है, तो इसमें तो फिर हेड ये और कौन टेल सा का। बोला आपने? ये कौन सा नंबर है ऑरेंज वाले के बाद? अच्छा वही कर रहे हो, मेरे को लगा आगे। पढ़िए तो जरा। फिर कॉइन अनबायस्ड डाइस्ड। और फिर कहता है कि अगर कॉइन आता है तो देखिए सैंपल स्पेस बनाइएगा, तो उसमें H1, H2, H3, जब जब हेड आता है तब तक वो ये करने लग जाता है। H4, H5, H6 ऐसा आया है। और T आता है तब भी वही करता है। हाँ, T भी आता है तब नहीं, भी वही करता है। हाँ उसने कहा है कि 3 ऑन द डायल। T3, T4, T5, T6, ये हमारा सैंपल स्पेस बन के आ रहा है। ठीक है। इसमें मेरे हाँ को जी, कितने इवेंट्स 12 दिख रहे हैं ना एनएस में, हाँ जी, तो 12 है। अब क्वेश्चन पे जाइए, वो कहता क्या है कि ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द क्वाइन। हेड अपीयरिंग का क्वाइन पे 6/12 की प्रोबेबिलिटी है। पी ए आपको 6/12 दिखेगा। सही है। हाँ जी, और दूसरे में कहता है कि बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। तो 3 ऑन द डाई यहाँ यहाँ दो ही जगह। पी बी की प्रोबेबिलिटी 2/12 आ रहा है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? और पी ए इंटरसेक्शन बी में देखिएगा वो आता है H3। ये H3 है। हेड अपियर हुआ फर्स्ट पे और 3 अपियर हुआ सेकंड पे, ये दोनों में कॉमन चल रहा है, तो वो 1/12। सर 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 एक हाँ हाँ, सेकेंड, मेरे यहाँ लाइट चली गई थी। ओके। नहीं सर, बीच में लाइट गई थी तो नेटवर्क रुक गया था। अच्छा, तो अभी आ रहा है समझ में, स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी। पी ए, आपने मतलब PAPB निकाला? हम जो तैयारी हाँ। करते हैं इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ। देखिए हमारा भी चला गया, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कट क्यों गया? हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तुम पर, तुम अपने आप कर लेना, ठीक है? हाँ सर, ये तो मैं कर लूंगी। ये बहुत आसान पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें बेज में दिक्कत आएगी, ये सब अपने आप ट्राई करिएगा। मैं आज छोड़ता हूँ आपको यहीं पर। ओके सर। ठीक है बच्चे, मिलते हैं सर थर्ड एक थर्सडे का, सेकेंड। क्या करोगे? सर एक सेकेंड, नहीं कल मम्मा ने पे कर दिया था सर। हाँ, सब कुछ कर दिया उन्होंने, 10 क्लासेस का पेमेंट मेरे को रात में कर दिया। 10 का करा है सर? हम्म, उनको 11 का तो नहीं करा? नहीं नहीं, 10 का किया। ठीक है, तो सर फिर ये दूसरी क्लास होगी क्योंकि बीच में दो दो घंटों की होती है ना, तो लास्ट टाइम 11 हुआ था संडे को। नो प्रॉब्लम, आप अपना नोट करते जाइए, मैं नोट करना हाँ, छोड़ दिया हूँ, सो तो नहीं इसीलिए मैं नोट इसको नहीं कर। आज सेकंड लिख देती हूँ ना, हाँ, लिख सकते हैं क्योंकि अगर फिर 10 हुआ 1 घंटा पिछले का हो गया था। ठीक तो। है सर। श्योर, तो थर्सडे का क्लास का क्या प्लान है आपका? सर शाम को ही रखूंगी। वो कल तो आज क्योंकि फेयरवेल से, कल तो सर मैं सुबह सोऊंगी, लेट आऊंगी अच्छा फिर। चलो ठीक है, तो मुझे बता देना कैसे करना, लेट जैसे भी रखना हो, यू सर लेट। शाम को 5:30। 5:30 जैसे होता था। हाँ जी नो सर, नो फाइव प्रॉब्लम, थर्टी ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। थैंक यू इसको सर। देखिएगा, ये चैप्टर्स बहुत इजी है और आसानी जी से सर। समझ में आने वाला है, इतना मुश्किल नहीं है। पर ये 8 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी हिसाब से अपना सारा सम्स करना है। ठीक है ठीक है सर। बच्चों, ओके, चलिए, थैंक यू। थैंक यू।